हेलो दोस्तों। आज हम जियोग्राफी में तारा कैसे बना यानी तारे का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। हम कल का थोड़ा रिकैप करेंगे। कल हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पढ़ा था। कल हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत देखे, जिनमें सबसे प्रमुख मत था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग जिसे वैज्ञानिकों ने आज तक मान्यता दिया हुआ है। इस थ्योरी में हमने देखा था कि एक एकाकी परमाणु है जिसके कारण जिसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के कारण बिग बैंग हुआ और हमारी वर्तमान गैलेक्सी का निर्माण हुआ। वर्तमान गैलेक्सी का निर्माण हुआ। हमने ये भी देखा था कि इस बिग बैंग के करीब 3 मिनट के अंदर ही 3 मिनट के भीतर ही हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन अणु आया। हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ। हम सभी जानते हैं कि यह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। यानी यह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो प्रोफेसर बोस और प्रोफेसर हिग्स ने इनसे भी छोटे कणों की खोज की। जिसे उन्होंने गॉड पार्टिकल कहा। गॉड पार्टिकल कहा। इस गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसान कण भी कहा जाता है। हिग्स बोसान कण भी कहा जाता है। इनका द्रव्यमान सबसे कम होता है। आज हम तारे का विकास पढ़ेंगे और इसके आगे की कहानी है तारे का विकास। आज की हमारी हेडिंग है तारे का विकास। तारे के विकास में हम ये रिकैप देख चुके हैं कल का, और इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। तारे के विकास में हम सबसे पहले देखेंगे नीहारिका की परिकल्पना। नीहारिका की परिकल्पना क्या है? नीहारिका की परिकल्पना क्या है? नीहारिका की परिकल्पना के अनुसार अंतरिक्ष में बहुत सारे धूल एवं कण हैं और इनमें आपस में घर्षण हो रहा है। इनमें आपस में घर्षण हुआ। घर्षण की क्रिया के से आप जानते होंगे कि घर्षण होने से ये एक दूसरे में से जुड़ सकते हैं। और इन कणों का साइज भी बढ़ जाएगा। कुछ छोटे कणों से कुछ बड़े कणों का निर्माण हो जाएगा और इनमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण भी काम करना शुरू करेगा। अर्थात इस पूरे क्षेत्र में संकुचन होने लगेगा
संकुचन होने लगेगा और इसका तापमान भी बढ़ जाएगा, तापमान भी बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि जब तापमान अत्यधिक होगा तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी, नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी। नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी। इसे ही उन्होंने निहारिका कहा। इस धूल एवं कण को उन्होंने निहारिका कहा। आपको पता होगा कि जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है तो उनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य एक तारा है और हम सभी जानते हैं कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। ये रहा निहारिका का परिकल्पना। अब हम आगे देखेंगे कि तारा क्या है। तारा क्या है? तारा के लिए हम इसे धूल के कणों को यानी निहारिका को बनाएंगे। ये निहारिका है, निहारिका यानी धूल के कण हैं। अब हम देखेंगे कि निहारिका के जो सभी पदार्थ हैं, ये गैस हैं, धूल के कण हैं, इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान तो होगा, इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और इन पर ग्रेविटी काम कर रही है अंदर जाने के लिए। ये केंद्र की ओर जाने के लिए इस पर ग्रेविटी कार्य कर रही है। हमने निहारिका की परिकल्पना में देखा। इसकी वजह से जब यह केंद्र की तरफ सारे पदार्थ जाना चाहेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे संकुचन होगा, संकुचन होगा, संकुचन होगा, जिससे यहाँ पे एक तारे का निर्माण होगा। संकुचन होगा जब तो यहाँ पे ताप बढ़ेगा और ताप के बढ़ने से यहाँ पर नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन हम ऐसे रेड से बनाते हैं, नाभिकीय संलयन होगा। इससे कुछ प्रकाश भी निकलेगा, इससे प्रकाश भी बाहर निकलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं, हमने ये कहा कि निहारिका के सभी पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और वह केंद्र की तरफ जाने के लिए उस पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, जिससे इनका संकुचन होगा और इनका तापमान भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से इनमें संलयन होगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय जब संलयन होता है तो ये विस्फोट होता है, यह बाहर की तरफ जाएगा, यह बाहर की तरफ जाएगा। ये रेड वाला नाभिकीय संलयन का है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तारा क्या है। तारा दो बलों से संतुलित एक नाभिकीय भट्ठी है, दो बलों से संतुलित एक नाभिकीय भट्ठी है। नाभिकीय भट्ठी है। इससे एक चीज और दिख रहा है हमें, इससे हम एक चीज और ये देख रहे हैं कि ये तारे का आकार गोलाकार है। इससे हम एक चीज और देख रहे हैं कि ये तारे का आकार गोलाकार है, यानी तारे का आकार होगा गोलाकार। जो हमें आसमान में दिखता है वो हमें दूर से दिखाई देता है, जब हम इसे नजदीक से देखेंगे तो तारे का आकार होगा गोलाकार। इसी प्रक्रिया से 5 अरब वर्ष पूर्व, इसी प्रक्रिया से 5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सूर्य का जन्म हुआ।
सूर्य का जन्म हुआ, जन्म हुआ। और इस तरह से तारे का विकास हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि यह संतुलन सदा बने रहेगा, कि ग्रेविटी लगेगी और यह अंदर की तरफ आएगा और नाभिकीय संलयन होगा, यह बाहर की तरफ जाएगा? क्या यह संतुलन हमेशा बना रहेगा? नहीं, यह संतुलन आज से 5 अरब वर्ष बाद बिगड़ जाएगा। 5 अरब वर्ष बाद यह संतुलन बिगड़ जाएगा। यह संतुलन बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसका कारण यह है कि जब नाभिकीय संलयन होता है, इसका कारण यह है कि जब नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। हाइड्रोजन परिवर्तित होता है हीलियम में। और यह संतुलन तभी तक बना रहेगा जब तक हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन भी एक दिन समाप्त होगा। हाइड्रोजन एक दिन समाप्त होगा, तब यह संलयन ऊर्जा बंद हो जाएगा। तब यह संलयन बंद हो जाएगा। संलयन बंद हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन ईंधन है और ईंधन खत्म तो संलयन खत्म, बंद। ईंधन अगर खत्म हुआ तो संलयन बंद हो जाएगा। अब जब संलयन बंद हो जाएगा तो क्या होगा? जब संलयन बंद हो जाएगा तब आप कमेंट में बता सकते हैं कि जब संलयन बंद होगा तो क्या होगा, या सूर्य का जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा। सूर्य मान लीजिए ये है और इसका ये केंद्र है। जब सूर्य का हाइड्रोजन खत्म होगा तो सूर्य का केंद्र संकुचित होने लगेगा। सूर्य का केंद्र संकुचित होने लगेगा। अब हम सूर्य का केंद्र यहाँ पे संकुचित होने लगेगा। मैंने ये बता दिया। अब हम देखेंगे कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अब बहुत सारे तारे का निर्माण हो चुका है। ये बहुत सारा तारा है, इसका निर्माण हो चुका है और इसमें करीब 99.8% इसका द्रव्यमान जो है, यानी जो हाइड्रोजन है, इसके केंद्र में आ चुका है। तारे, बहुत सारे तारे का निर्माण हो चुका है और 99.8%, यहाँ दशमलव रहेगा, जो द्रव्यमान है यानी मास है वह इसके केंद्र में है। और इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया भी हो रही है। यह संलयन है, नाभिकीय संलयन की क्रिया भी हो रही है। परंतु इसमें
कुछ कण हैं जो बाहर रह जाएंगे, कुछ कण यहाँ वहाँ बाहर रह जाएंगे। बाहर क्यों रह जाएंगे? इन्हें भी अंदर जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, लेकिन ये कण इससे बहुत दूर थे, इसलिए ये अंदर की तरफ नहीं गए। पहला कारण। दूसरा कारण ये कि यहाँ पे एक गुरुत्वाकर्षण बल तो काम कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ इन कणों का अपकेंद्री बल भी काम कर रहा है। अपकेंद्री बल भी बाहर की तरफ काम कर रहा है, इसलिए ये अंदर की तरफ नहीं जा पाए। तो जब ये अंदर की तरफ नहीं गए तो इनसे क्या बना? इनसे क्या बना? इनसे हमारा पूरा तारामंडल बना। तारामंडल के सदस्य बने। तारामंडल के सदस्य बने, जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, उल्कापिंड और धूमकेतु इत्यादि। इन्हें हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे तारों का जीवन काल। तारों का जीवन काल। यह लाल दानव है, इसके लिए मैंने पहले से हेडिंग बनाया था, लाल दानव। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके केंद्र और परिधि में क्या होता है। तारे का जीवन काल। अभी हम पढ़ेंगे तारे का जीवन काल। हम यहाँ थे कि यह एक तारा है और तारे में ये गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है और उसके साथ ही ये नाभिकीय संलयन भी हो रहा है। नाभिकीय संलयन भी हो रहा है और यह केंद्र है, तारे का यह केंद्र है। तो अब आप बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं, चूंकि यह लाइव क्लास नहीं है, लेकिन आप बाद में यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, जो हमारा ईंधन है, वो कहाँ तेजी से खत्म होगा? क्या वह केंद्र में तेजी से खत्म होगा या फिर बाहर? तो ईंधन केंद्र में तेजी से खत्म होगा। केंद्र में ईंधन, केंद्र में ईंधन तेजी से खत्म होगा, तेजी से खत्म होगा। यहाँ यह धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा, या फिर यहाँ पे अभी भी संलयन की क्रिया हो रही है। यहाँ ईंधन नहीं खत्म हो रहा है, एक तरह से ये कह सकते हैं, और केंद्र में ईंधन तेजी से खत्म हो रहा है। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है, ये हम याद रखेंगे। तो इसका परिणाम ये होगा कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा पूरी तरह से, और हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा और इसका केंद्र और संकुचित होने लगेगा। केंद्र, और ये केंद्र है, ये संकुचित होने लगेगा, और जो बाहरी हिस्सा है, जो नाभिकीय संलयन है, वो बाहर की तरफ होता रहेगा। बाहर की तरफ नाभिकीय संलयन होता रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा में फैलाव होगा और इसका संतुलन बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। बाहरी हिस्सा में फैलाव होगा।
इसी को हम लाल दानव कहते हैं। इसी को लाल दानव कहते हैं। लाल दानव, लाल दानव कहा जाता है। लाल दानव इसी क्रिया, इस तारे के, ये जो तारा होगा इसका ईंधन तेजी से केंद्र में खत्म होगा और बाहर की तरफ, बाहरी हिस्सा में इसका फैलाव होगा। बाहरी हिस्सा में फैलाव होने से इसका संतुलन बिगड़ जाएगा और केंद्र में हाइड्रोजन की जगह हीलियम बचेगा। इसे ही हम लाल दानव कहते हैं। अब आइए लाल दानव पर। ये लाल दानव के लिए मैंने डायग्राम बनाया था। लाल दानव और उसके केंद्र और परिधि, परिधि ऊपर के भाग को कहते हैं, केंद्र अंदर के भाग को कहते हैं। केंद्र में क्या होगा और परिधि में क्या क्या बदलाव होगा हम यहां देखेंगे। हमने देखा कि केंद्र सिकुड़ रहा है, केंद्र जो है वो सिकुड़ रहा है। केंद्र के सिकुड़ने से उसका तापमान बढ़ेगा, उसके तापमान में वृद्धि होगी और जैसे ही केंद्र सिकुड़ेगा उसके तापमान में वृद्धि होगी इस तरह से। तो जैसे ही तापमान में वृद्धि होगी फिर से नाभिकीय संलयन की क्रिया होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगेन नाभिकीय संलयन होगा। यहाँ पे सिर्फ हम संलयन लिख रहे हैं। अगेन नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार केंद्र में क्या था, आपने देखा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गया था। इस फिगर में फिर से आते हैं। यहाँ आपने देखा कि ये हाइड्रोजन खत्म हो गया है लेकिन इसके केंद्र में हीलियम बचा हुआ है। यहाँ पे केंद्र में हीलियम बचा है और यहाँ पे हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हीलियम इस बार नाभिकीय संलयन में हीलियम का नाभिकीय संलयन होगा। जब नाभिकीय संलयन होगा तो ये हीलियम का नाभिकीय संलयन होगा। अर्थात अब हीलियम लिथियम बनाएगा। अब हीलियम लिथियम बनाएगा। अब आप ये बताइए कि पहले के मुकाबले ये जो नया तारा बनेगा क्या इसका साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? तो हम आपको बता दें कि इस जो नया तारा बनेगा, नया तारा बनेगा इसका साइज छोटा होगा। पहले के तारे से इसका साइज छोटा होगा। इस छोटे तारे को हम लोग कहते हैं सफेद बौना। सफेद बौना कहा जाता है। अब आते हैं परिधि पर। परिधि पर क्या क्या होता है, परिधि पर क्या होगा? परिधि धीरे धीरे फैल रहा है। आपने देखा फिगर में, परिधि में फैलाव हो रहा है और यह धीरे धीरे फैलकर, धीरे धीरे यह फैलकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा क्योंकि यह धूल के कण एवं गैस ही तो बचेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? धूल के कण और गैस के कण, यही तो बचेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि फिर से नेबुला बनेगा, फिर से निहारिका बनेगा, फिर से निहारिका बनेगा। फिर से निहारिका बनेगा। तो दोस्तों ये हमने देखा एक तारे का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक तारा कैसे बनता है, एक तारा कैसे बनता है हमने ये देखा। जब ढेर सारा तारा बन जाता है तो हम उसे आकाशगंगा कहते हैं। तारे से संबंधित ये हमने निहारिका परिकल्पना देखी। ये हमने निहारिका परिकल्पना को यहाँ पे आपको समझाया थोड़ा। यहाँ समझाया। उसके बाद तारा कैसे बनता है, तारा क्या होता है। तारा दो बलों से संतुलित एक नाभिकीय भट्टी है, ये हमने यहाँ पे फिगर से देखा। फिर तारे का एक जीवन चक्र देखा
जैसे यहाँ पे हम एक और बता दें आपको कि 5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य का जन्म हुआ, ऐसा हमने लिखा यहाँ पे। और हमने ये लिखा कि 5 अरब वर्ष बाद इसका संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी हम टोटली कह सकते हैं कि जो हमारा सन है उसका जीवन काल 10 अरब वर्ष है, 10 अरब वर्ष है, जिसमें वह 50% अपने एज को क्रॉस कर चुका है। उसके बाद हमने देखा कि एक तारे का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका जीवन काल, ये जो था कि तारा बन रहा है, तारा बिगड़ रहा है, तारा, यहाँ जो हमने देखा यह एक तारे का जीवन चक्र था, तारे का जीवन चक्र। तारा कैसे बनेगा, जब उसका ईंधन समाप्त होगा, नाभिकीय संलयन बंद होगा, तो फिर क्या होगा, ये तारे का जीवन चक्र था। उसके बाद लाल दानव कैसे बनता है हमने ये देखा, लाल दानव के केंद्र में क्या होता है, उसकी परिधि में क्या होता है, हमने ये देखा। उसके बाद ये जो सफ़ेद बौना होता है, सफ़ेद बौना भी हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रहों का फॉर्मेशन देखेंगे, ग्रह कैसे बने हमारे ब्रह्मांड में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर इसको डिटेल से देखना है तो हम एक लिंक दे देंगे ब्लॉग का, उसको आप जाकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और हमारे अन्य वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।